हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज के अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। क्रिया क्रिया का अर्थ है कार्य। कार्य या तो किया जाता है या स्वयं होता है। जैसे किसान फसल काट रहा है, सूर्य चमक रहा है, खेत में चारों ओर हरियाली है। तो बच्चों, इन वाक्यों में काट रहा है से किसी कार्य के करने तथा चमक रहा है और हैं से कार्यों के होने का बोध हो रहा है। अतः यह सब क्रियाएं हैं। अर्थात किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। आइए चलिए धातु को जान लेते हैं कि धातु क्या है। तो बच्चों, क्रिया के विभिन्न रूपों में जो अंश समान रूप से पाया जाता है उसे धातु कहते हैं। जैसे आ, जा, खा, पी, चल, मिल आदि। ये सब क्या है? धातु है। आइए कुछ वाक्य पढ़ लेते हैं। जैसे पाठ पढ़, वह पाठ पढ़ता है, उसने पाठ पढ़ा, तुम पाठ पढ़ो। तो बच्चों, इन वाक्यों में पढ़ शब्द सभी में आया है। यह एक धातु है। इसके अंत में ता, आ, ओ आदि शब्दांश लगाकर अनेक रूपों की रचना की गई है। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है, वो जरूर याद रखिएगा। जैसे कि क्रिया का सामान्य रूप मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़कर बनता है। जैसे पीना, खाना, हंसना आदि। ना प्रत्यय जोड़ा धातु में और आपका क्रिया का मूल रूप बन गया। लिंग, वचन और कारक के कारण क्रिया की रूप रचना में परिवर्तन हो जाता है। जैसे लड़का पाठ पढ़ रहा है, लड़की पाठ पढ़ रही है। इसमें लिंग के कारण क्रिया में परिवर्तन हुआ। आगे है जैसे लड़का पाठ पढ़ रहा है, लड़के पाठ पढ़ रहे हैं। इसमें वचन के कारण क्रिया में परिवर्तन हुआ। अगला है जैसे लड़का पाठ पढ़ रहा है और लड़के ने पाठ पढ़ा। इसमें कारक के कारण क्रिया में परिवर्तन हुआ। तो बच्चों, इन सारे वाक्यों से स्पष्ट होता है कि क्रिया की रचना कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होती है। जब किसी वाक्य में कर्ता के साथ कारक चिन्ह नहीं आता तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसे कि सचिन दौड़ता है, बालक हंसता है। तो इसमें क्रिया किसके अनुसार हो रही है? कर्ता के अनुसार हो रही है। तो जो अभी हमने वाक्य पढ़े, इसमें कर्ता के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं हुआ है। अतः इसमें क्रिया कर्ता के अनुसार है। और जब किसी वाक्य में कर्ता के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। जैसे कि वैशाली ने कविता सुनाई, मैंने बाजार से साड़ियां खरीदी। तो बच्चों, इन वाक्यों में कर्ता के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अतः इनमें क्रिया कर्म के अनुसार है। तो चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं क्रिया के भेद की ओर। तो बच्चों, क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जा सकते हैं। पहला है कर्म के आधार पर और दूसरा प्रयोग या संरचना के आधार पर। तो चलिए एक एक करके इनको भी विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, जो दो होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इनको भी हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम सकर्मक क्रिया क्या होती है। बच्चों, जिस क्रिया में कर्म होता है तथा क्रिया का फल यानी परिणाम कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे शुभम मेले में जा रहा है, रवीना अंग्रेजी पढ़ रही है। तो बच्चों, इन वाक्यों में जा रहा है और पढ़ रही है क्रियाओं के साथ कर्म है तथा क्रियाओं का फल क्रमशः शुभम व रवीना कर्ताओं पर ना पढ़कर मेले व अंग्रेजी कर्मों पर पड़ रहा है। अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रियाएं प्राय दो प्रकार की होती है, एकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। आइए इन्हें भी जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे एकर्मक क्रिया क्या है। जिन क्रियाओं में एक कर्म होता है वे एकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे रजनी ने गिलास तोड़ा, राजीव शरबत पीता है। इन दोनों वाक्यों में गिलास और शरबत एक एक ही कर्म है, इसलिए इन वाक्यों में एकर्मक क्रिया है। दूसरा है द्विकर्मक क्रिया।
अर्थात जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे दीनू ने बैलों के लिए चारा खरीदा, इसमें दो कर्म है, बैलों और चारा, तो ये वाक्य द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला वाक्य है जैसे सेठ जी ने गरीबों को कंबल बांटे, इसमें गरीबों और कंबल दो कर्म है, इसीलिए द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है ये वाला वाक्य। बच्चों अभी हमने सकर्मक क्रिया जाना, अब हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया क्या है। तो बच्चों जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मेघना पढ़ रही है, जयदीप हंस रहा है। तो इन वाक्यों में बच्चों पढ़ रही है और हंस रहा है क्रियाओं के साथ कर्म नहीं है तथा क्रियाओं का फल क्रमशः मेघना और जयदीप कर्ताओं पर पड़ रहा है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। तो ये थे सकर्मक क्रियाएं और अकर्मक क्रियाएं। अब जानेंगे हम प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो बच्चों प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवा पूर्वकालिक क्रिया और छठा है विधि सूचक क्रिया। आइए इन्हें भी थोड़ा थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम सामान्य क्रिया के विषय में। बच्चे जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया प्रयुक्त होती है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे सविता जल लाई, देवेश दौड़ा, सामान्य क्रिया क्योंकि इसमें एक ही क्रिया है, पहले वाक्य में लाई और दूसरे में दौड़ा, एक एक क्रिया, तो ये सामान्य क्रिया का उदाहरण है। दूसरा है संयुक्त क्रिया, अर्थात जब वाक्य के एक क्रियापद में अनेक क्रियाएं मिलकर एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे जय अमेरिका से आ गया है, रीना ने लाल साड़ी पहन ली, तो इसमें कितनी क्रियाएं हैं? अनेक क्रियाएं हैं। जैसे पहले वाक्य में आ गया है 3 क्रिया, पहन ली 2 क्रिया, तो ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण हुआ। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जिन वाक्यों में संयुक्त क्रियाएं होती है उनमें पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है तथा शेष क्रियाएं मुख्य क्रिया की सहायक क्रिया होती है। यही सहायक क्रियाएं रंजक क्रियाएं कहलाती है। याद रखिएगा, सहायक क्रियाओं को ही रंजक क्रिया कहते हैं। अगला है नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से बनाई जाती हैं उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे संज्ञा शब्दों से बनाई जाने वाली नाम धातु क्रिया हम जान लेते हैं। जैसे फिल्म एक संज्ञा शब्द है, इससे नाम धातु क्रिया बनेगी फिल्माना। शर्म से बनी नाम धातु क्रिया शर्माना। लात से लतियाना बना, गांठ से गठियाना बना, हाथ से हथियाना बना। फटकार से नाम धातु क्रिया बना फटकारना और बात से बना बतियाना। झूठ से बना झुटलाना और लाज से नाम धातु क्रिया बना लजाना और दुख से दुखाना। दूसरा है सर्वनाम शब्दों से नाम धातु क्रिया बनाना। जैसे कि अपना शब्द एक सर्वनाम शब्द है, इससे नाम धातु क्रिया बनेगी अपनाना। तीसरा है विशेषण शब्दों से नाम धातु क्रिया का निर्माण किया जाता है। जैसे घर में एक विशेषण शब्द है, इससे नाम धातु क्रिया बना गरमाना। तोतला से तुतलाना बना। नरम से नरमाना, साठ से सठियाना बना। मोटा से मुटियाना नाम धातु क्रिया बना। दोहरा से दोहराना। ठंडा से ठंडाना और दुबला से दुबलाना नाम धातु क्रिया बन गया। चौथा है अनुकरणवाची शब्दों से भी नाम धातु क्रियाएं बनाई जाती हैं। आइए उनके भी उदाहरण जान लेते हैं। जैसे हिन हिन एक अनुकरणवाची शब्द है, इससे नाम धातु क्रिया बना हिन हिनाना। भिन भिन से भिन भिनाना। थर थर से थर थराना। खटखट से खटखटाना। बड़बड़ से बड़बड़ाना। टिमटिम से टिमटिमाना। उक उक से बना नाम धातु क्रिया है उक उकाना और ठक ठक से बना ठकठकाना। थप थप से बना थपथपाना। किट किट से बना किटकिटाना और झंझन से बनी नाम धातु क्रिया है झंझनाना। भुन भुन से बना भुनभुनाना और गुनगुन से बना गुनगुनाना नाम धातु क्रिया है। आगे है प्रेरणार्थक क्रिया। तो बच्चों जिस क्रिया को कर्ता स्वयं ना करके दूसरे से करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अर्थात इसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, दूसरे से करवाता है या उसको प्रेरणा देता है। जैसे कि वाक्य है मम्मी नौकरानी से कपड़े धुलवाती है, दादी माँ जया से पूजा करवाती है। तो ये दोनों ही वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण हैं, क्योंकि पहले वाक्य में मम्मी ने नौकरानी से काम करवाया
और दादी माँ ने खुद पूजा नहीं की, जया से करवाई। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण है। बच्चों, प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए जान लेते हैं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। जब कर्ता स्वयं कार्य में शामिल होता है तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे दादाजी बच्चों को कहानी सुनाते हैं, अर्थात दादाजी बच्चों को कहानी तो सुना रहे हैं लेकिन वो स्वयं कहानी में शामिल है, तो ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, अर्थात जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कराता है अथवा करने हेतु प्रेरित करता है तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापिका ने छात्रों से निबंध लिखवाया, अर्थात अध्यापिका ने निबंध लिखने का कार्य में वो खुद शामिल नहीं हुई, उन्होंने सब बच्चों से निबंध लिखवाया, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। अगला है बच्चों पूर्वकालिक क्रिया, अर्थात जब किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले कोई अन्य क्रिया प्रयुक्त होती है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश काम करके बाहर गया, प्रणय नहाकर विद्यालय गया, तो ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। और आखिरी है विधि सूचक क्रिया, अर्थात जो क्रिया विधि यानी कि आज्ञा, प्रार्थना, प्रारंभ, मर्श आदि के भावों को प्रकट करती है उसे विधि सूचक क्रिया कहते हैं। जैसे विशाल को अभी बुलाओ, ये आज्ञा दी गई, कृपया अपनी पुस्तक दीजिए, प्रार्थना की गई, यहाँ पर ये विधि सूचक क्रिया के उदाहरण है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ यह अध्याय अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा, लेकिन आपके अभ्यास के लिए एक बार इसे दोहरा लेते हैं। अर्थात क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध होता है। क्रिया के दो भेद दो आधारों पर किए जा सकते हैं, कर्म के आधार पर तथा प्रयोग या संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और विधि सूचक क्रिया। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। बस आपने इसका अभ्यास कार्य लगातार करना है ताकि आप इसमें दक्ष हो सकें। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।